अभी तक हमने देखा कि गियर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मिंग प्रिंसिपल से कैसे होती है। अब हमें देखना है गियर मैन्युफैक्चरिंग जनरेटिंग प्रिंसिपल से कैसे होती है। तो जनरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? हमने बताया कि जो इन्वॉल्यूट गियर्स जब आपस में मेश करेंगे तो उनको मेश करने की एक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कोई भी गियर्स को आपस में अपन मेश करा सकते हैं। मेश करने की ये कंडीशन है कि दो जो मेटिंग गियर्स हैं उनका मॉड्यूल सेम होना चाहिए, सेम पिच होना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल हम लोग जनरेटिंग प्रिंसिपल में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब जो दो गियर मेश कर रहे हैं उनका मॉड्यूल सेम है, पिच सेम है, तो मतलब टीथ का प्रोफाइल भी जो रहेगी कॉन्जुगेट रहेगी एक दूसरे के। तो हमने क्या किया, एक जो गियर जो मेट कर रहा है उसको कटर बना लिया और दूसरा गियर जिसमें हमें गियर फॉर्म करना है उसको ब्लैंक के रूप में ले लिया। अब जिस गियर को हमने कटर बना लिया है उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कराएंगे और रोटेट कराएंगे। तो उस वर्क पीस ब्लैंक के अलोंग, तो उस रेसिप्रोकेशन और रोटेटिंग मोशन के कारण जो गियर को हमने कटर बनाया है वो गियर ब्लैंक में सेम प्रोफाइल जनरेट कर देगा। इसी को कहते हैं गियर प्रोडक्शन बाय जनरेटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो जनरेटिंग प्रिंसिपल है अपन लोग शेपिंग मशीन में लगा सकते हैं। मींस कटर को रोटेट रेसिप्रोकेट करा के, और इसको हॉबिंग में अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दो तरीके से। चाहे कटिंग शेपिंग कर दे, चाहे हॉबिंग। शेपिंग में लगाएंगे तो गियर शेपिंग कहलाएगी, हॉबिंग में लगाएंगे तो गियर हॉबिंग लगाए कहलाएगी, ये प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गियर शेपिंग। गियर शेपिंग में अब जो हमने क्या किया है, कटर ले लिया है। ये अपना एक कटर है। इस कटर को हमने क्या किया, ये कटर कौन सा है, ये गियर है, वही गियर जो कि दूसरे वाले गियर से मेट कर रहा था। तो उसको हमने क्या किया, उसके एजेस शार्प करके उसको कटर बना लिया। कटर जब हमने उसको बना लिया तो हमने क्या किया, उसको एक वर्टिकल स्पिंडल में अटैच कर दिया। अब वो कटर क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है और ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ब्लैंक लिया। देखिए कटर में टीट्स दिख रहे होंगे आपको, ये हमारा ब्लैंक है। इस ब्लैंक में पूरा ब्लैंक है, कोई भी टीट्स इसमें नहीं दे रहा। हमने टीथ को लिया, एक दूसरी वर्टिकल स्पिंडल में टीथ लगा दिए, और हमने ब्लैंक लिया, एक दूसरे वर्टिकल स्पिंडल में हमने क्या किया, अपने ब्लैंक को लगा दिया। और ब्लैंक भी क्या है अपना, रोटेट हो सकता है, और क्रॉस फीड ब्लैंक को हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें टूथ को कट करना था तो हमने ब्लैंक को रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करने के लिए हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द मोशन कटिंग जो होगा, रोटेट कर रहा है कटर, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा। जो कटिंग एक्शन जो है वो चाहे तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो जाए, डाउनवर्ड स्ट्रोक में, या अपवर्ड स्ट्रोक में। मतलब एक मोशन जो रहेगा वो आइडियल रहेगा, जिसमें हम लोग कटिंग नहीं करेंगे। मींस अगर नीचे गया तो वो क्या करेगा, उसकी पूरी लेंथ के अलोंग यहाँ पे कट कर देगा, और वापिस आते समय वो क्या करेगा, थोड़ा सा इसको हटा लेंगे जिससे क्या हो, वो स्मूथली वापस आ सके। रिटर्न स्ट्रोक में वो क्या करेगा, कटिंग नहीं करेगा, सिर्फ बैक आएगा, और उसमें थोड़ा सा उनके बीच में इसको वापस ले लेंगे इस तरफ में रिटर्न आते समय, जिससे कि वो इजिली क्या हो, बाफ हो जाए, इसके टीथ्स क्या हो, वियर एंड टियर ना हो, और जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। मींस कटिंग जो हो रही है वो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में हो रही है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। रिटर्न स्ट्रोक खाली पीली वापस आ रहा है। उसके बाद इसमें देखिए कई तरीके के मूवमेंट्स अपने को देने रहते हैं। ये कटर है, कटर को रोटेशनल मूवमेंट दिया अपन ने, पहला मूवमेंट। ब्लैंक को रोटेशनल मूवमेंट दिया, दूसरा मूवमेंट। कटर को हमने रेसिप्रोकेशन मूवमेंट दिया, तो ये तीसरा प्रकार का मूवमेंट। ब्लैंक को हम लोग ने क्या किया, जब कटर वापस आएगा तो हम ब्लैंक को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, जिससे क्या हो, कटर ने फॉरवर्ड स्ट्रोक में मोशन तो कटिंग क्रिएट कर दी, जब वापस आ रहा है तो ब्लैंक को हम लोग थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे, जिससे कटर जो है वापस इजिली निकल जाए, जो प्रोफाइल क्रिएट किया उसको डिस्टर्ब ना करे, और जो कटिंग टीथ्स हैं वो भी उसके वियर एंड टियर ना हो, घिसाई ना हो अननेसेसरी। तो ये चौथा मोशन हमने किसको दिया, ब्लैंक को। ये पांचवा मोशन हमने अपने कटर को और दिया, जिससे क्या हुआ कि हमको जितनी रेडियल डेप्थ तक कटिंग करनी थी उतनी डेप्थ तक हमने ब्लैंक में उसको रेडियली फीड करा दिया, और उस डेप्थ तक फिर कटिंग शुरू होना शुरू हुआ। तो ये 5 प्रकार के मूवमेंट्स हैं जो कि गियर शेपिंग में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस में क्या है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्पिंडल को लगाए तो स्पिंडल जो रहेंगे क्या होंगे, गियर अभी अपने को यहाँ पे दिख रहा है तो कटिंग पोजीशन है। कटिंग पोजीशन जब नहीं रहेगी तो स्पिंडल जो ये कटर है ये यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे, ऐसा रहेगा।
अब कटिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कटर है जितनी डेप्थ तक, जितनी रेडियल डेप्थ तक अपने को कटिंग करनी है, उतनी डेप्थ तक कटर को फीड करेंगे टुवर्ड्स द ब्लैंक। मतलब पहले यहाँ पे था तो उसको हमने यहाँ से यहाँ तक फीड किया, फिर जब इसको यहाँ तक फीड कर दिया फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे रोटेशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे कटर स्टार्ट रोटेशन हुआ, धीरे धीरे ब्लैंक रोटेशनल स्टार्ट हुआ। जब धीरे धीरे दोनों रोटेट होना शुरू हुए तो रोटेट के साथ साथ हमने क्या किया, जो कटर है उसको डाउनवर्ड मोशन दिया, मतलब रेसिप्रोकेट कराया थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द ब्लैंक, मतलब पूरी लेंथ कितना रेसिप्रोकेट कराया कि वो पूरी लेंथ तक आर पार हो जाए। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में दोनों रोटेट हो रहे हैं तो क्या करेगा, वो कटिंग करेगा, और जब पूरी लेंथ तक वो कट गया तो फिर ब्लैंक जो रहेगा हल्का सा पीछे हो जाएगा, वो अपने रेसिप्रोकेटिंग सेक्शन करके वापस जाएगा। फिर जब फॉरवर्ड स्ट्रोक आएगा तो फिर दोनों एक रेडियल डेप्थ तक मीट करेंगे, फिर वो आगे मूव करेगा। इस तरह से जितने भी ब्लैंक्स हैं, जितने भी कटिंग टीथ चाहिए, वो पूरे ब्लैंक की पैराफेरी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अभी जो रेसिप्रोकेशन है इसकी स्पीड डिपेंड करती है, कितनी भी हो सकती है, 100 स्ट्रोक्स पर मिनट से 1000 स्ट्रोक्स पर मिनट तक के बीच में ये रेसिप्रोकेशन स्पीड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन रेट जो हमें चाहिए। क्या फायदा है इस मशीन का, शेपिंग गियर शेपिंग का? हेलिकल और स्पर गियर, सारे प्रकार के गियर हेलिकल स्पर लगभग इससे बना सकते हैं अपन लोग। हेलिकल में क्या करना पड़ेगा, हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में, हेलिकल में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑस्किलेटिंग रोटेशन देना पड़ेगा, किसको, कटर को। अभी हमने स्पर गियर बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, कटर को कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं, कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं, कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं। लेकिन अगर हेलिकल गियर बनाना है तो उसमें क्या है, इंक्लाइन टीथ्स है, तो हेलिकल में क्या होगा, आधा रोटेशन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे जब तक वो आधी डेप्थ तक पहुंच गया, फिर जब आधी स्ट्रोक लेंथ बची है उतनी आधी स्ट्रोक लेंथ में क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में इसको कटर को मोशन देंगे, मींस आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जब मोशन देंगे तो हेलिकल टीथ्स भी है वो भी बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो कटर है ये दो तरह के कटर हो सकते हैं, पहला पिनियन टाइप कटर, दूसरा रैक टाइप कटर। ये जो एक डायग्राम में आपको दिख रहा है ये पिनियन टाइप कटर है। पिनियन टाइप मतलब हमने पिनियन गियर जो था उसी को कटर ऐसा इस्तेमाल कर लिया। अब जो रैक टाइप कटर रहता है, रैक टाइप जो गियर रहता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो रैक टाइप हो जाएगा। अब इन दो गियर्स को देखिए, ये जब रोटेट करते हैं आपस में तो लगता है दो स्पर गियर आपस में, एक पेयर ऑफ स्पर गियर आपस में रोटेट कर रहे हैं। तो उसी प्रिंसिपल है, क्या कहना क्या नाम है, जनरेशन प्रिंसिपल। ये बिल्कुल देखने पे लगता है दो स्पर गियर्स आपस में रोटेट कर रहे हैं। वो रोटेट करते करते क्या होता है, एक जो कटर है अपना गियर को कटर बनाया, जो गियर है वो ही अपना टू सेम कॉन्जुगेट प्रोफाइल दूसरे ब्लैंक में छाप देता है, जनरेट कर देता है। अब पिनियन टाइप का है तो कौन सा रहेगा, सर्कुलर डिस्क है तो मतलब पिनियन है, और रोटेशनल है तो रैक है। इसमें देख सकते हैं आप, ये एक रैक टाइप कटर है, इसमें रैक टाइप कटर आपको दिख रहा है, और ब्लैंक जो है वो सर्कुलर ब्लैंक है, उसमें कटिंग एक्शन हो रहा है। रैक टाइप कटर में एक डिसएडवांटेज है, जब रैक अपनी पूरी लेंथ में रेसिप्रोकेट कर लिया तो उसको क्या होना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, तभी तो वो आगे कटिंग एक्शन देगा। मींस उसकी जितनी लेंथ रहेगी कटर की, वो तो क्या है सर्कुलर पेरिफेरी में नहीं है, कटर अलोंग द लेंथ है, तो वो एक रेसिप्रोकेट किया, उसके टीथ खत्म हो गए, जहां पे वो ब्लैंक है उसको आगे पार कर गया। अब उसको ब्लैंक से कांटेक्ट में आने के लिए वापस से क्या होना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, तब वो आगे अपना फर्दर कटिंग एक्शन कर सकता है। मींस रैक टाइप में अपने को क्या चाहिए, एक इंडेक्सिंग मैकेनिज्म की जरूरत है। जैसे रैक ने आगे गया, कटिंग किया, अब जब रिटर्न आना है, उसको लेंथ उसकी क्रॉस हो चुकी है तो उसको रिटर्न आना है, रिटर्न आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इंडेक्सिंग देना पड़ेगा, रैक को वापस इनिशियल पोजीशन में सेट करना पड़ेगा। लेकिन पिनियन टाइप में क्या होता है, ये इसमें ए डायग्राम में आप देख सकते हैं, पिनियन टाइप में जो कटर है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। रोटेट होने के कारण इसमें जो इंडेक्सिंग की जरूरत है वो इंडेक्सिंग की जरूरत इस वाले में नहीं पड़ती है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कटर, शेपिंग दो टाइप की हो सकती है, पिनियन टाइप गियर शेपिंग एंड रैक टाइप गियर शेपिंग। अब इसको शेपिंग क्यों कह रहे हैं, शेपिंग में क्या होता है, टूल वर्क पीस के अलोंग रेसिप्रोकेट करता है।
तो इसमें भी जो कटर है, गियर कटर है, वो वर्क पीस मतलब ब्लैंक के अलोंग रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शेपिंग पड़ा। आइए इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, सभी प्रकार के गियर्स जो हैं इसमें आराम से बना सकते हैं। जनरली स्पर और हेलिकल गियर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है ये। अब जो मिलिंग कटर अपन लोग देख रहे थे, इसमें एक एडवांटेज और है कि एक कटर हमने ले लिया, मान लीजिए एक स्पर गियर बनाना है, तो उसके सेम मॉड्यूल का एक हमने क्या किया, स्पर गियर को कटर बना लिया। अब उससे हम लोग जितने चाहे स्पर गियर बना सकते हैं, मॉड्यूल सेम होगा, बट कितने भी टीथ हम लोग चाहे दूसरे वाले ब्लैंक में कट कर सकते हैं। लेकिन मिलिंग में क्या होता था, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टीथ हमें अलग अलग फॉर्म कटर इस्तेमाल करने पड़ते थे। भले मॉड्यूल सेम हो, लेकिन अगर अलग अलग टीथ कट करने हैं अलग अलग ब्लैंक में, तो हमें अलग अलग कटर इस्तेमाल करने पड़ते थे। मींस अ सेट ऑफ कटर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिससे इन्वेंट्री बढ़ जाती थी। यहाँ पे एक जो स्पर गियर हमने बना लिया, उससे दूसरे मेटिंग स्पर गियर में कितने भी चाहे हम लोग टीथ कट कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग टीथ के लिए अलग अलग कटर, हमको गियर कटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके बाद इसमें क्या है, इसमें जो फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है, इसको स्ट्रोक लेंथ को हम लोग कंट्रोल करके क्लस्टर गियर्स भी बना सकते हैं। क्लस्टर गियर्स मतलब अलग अलग टीथ के गियर्स को एक सिंगल बॉडी में इम्पार्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर गियर्स, जिसमें टीथ की जो साइज और शेप लेंथ रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो अब आप खुद सोचिए, अब कटिंग स्ट्रोक की जो लेंथ है उसको कंट्रोल करके हम लोग टीथ की साइज अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें क्लस्टर गियर्स इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। किस लिए होती है, बहुत वर्सेटाइल प्रोसेस है। स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिकबॉन गियर, इंटरनल गियर, रैक्स, स्प्लाइंस, ये सारे गियर्स जो हैं इसमें बड़े आराम से कट हो सकते हैं। उसके बाद ये सुटेबल है किसके लिए, मीडियम और लार्ज बैच प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अगर इसको हाई प्रोडक्शन रेट चाहिए, तो इसमें डिसएडवांटेज है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग कर रहा है, रिटर्न स्ट्रोक में वो खाली वापस लौट रहा है, तो इसलिए हाई इसका प्रोडक्शन रेट जो रहता है थोड़ा सा लो रहता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि मशीनिंग टाइम इसमें जो लगता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि ओनली हाफ ऑफ द स्ट्रोक इज एंगेज्ड इन द रिमूविंग ऑफ द मटेरियल एंड रेस्ट हाफ ऑफ द स्ट्रोक इज रिटर्निंग आइडियली। मतलब एक ही स्ट्रोक मोशन में ये कटिंग कर रहा है, दूसरे स्ट्रोक में ये खाली लौट रहा है। इस डायग्राम में आपको और क्लियर होगा जो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ऊपर से आपको कटर दिख रहा है, नीचे से ब्लैंक आया है, इसमें कटर रेसिप्रोकेट मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और वो देख रहे हैं आप जैसे जैसे मोशन हो रहा है एक एक टीथ ब्लैंक में जनरेट हो रहा है। इंटरनल टीथ भी हो रहा है और एक्सटर्नल टीथ भी हो रहा है। पिनियन टाइप कटर है तो पिनियन टाइप गियर शेपिंग, और यदि रैक टाइप कटर है तो रैक टाइप गियर शेपिंग। रैक में लिमिटेड है क्योंकि लेंथ उसकी लिमिटेड है, पिनियन में तो सर्कुलर फेरी फेरी में है, तो पूरी लेंथ के अलाउंग अपने को कटिंग टीथ्स मिल रहे हैं। आई होप गियर शेपिंग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।